हमने पुलिस में अपने एरिया से कोई लड़की ज्वाइन करते हुए नहीं देखा है। लोअर टी शर्ट पहनकर उसी रोड पर दौड़ने लगी जिस रोड से कॉलेज जाती थी। मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे, मेरे फादर ने बिल्कुल मना ही कर दिया था। नौकरी में तो मैंने ले ली है, लेकिन इस नौकरी में अपनी एक अच्छी इमेज बनाना और सबके बीच में एडजस्ट होना, बीइंग ए फीमेल, मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज था। 12 बजे चाय पिएगी, 1:30 बजे लंच करेगी, 4 बजे फिर चाय पिएगी और 5 बजे अपना झोला उठा के चली जाएगी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। तब मैंने उनको चैलेंज किया कि तुम 2 खागड़ लग रही हो और मैं अकेली लग रही हूँ। लेकिन अभी आपने जो मेरी फ़ोटो देखी वो मेरी 15 साल पहले की फ़ोटो है, और अभी आप जो मुझे देख रहे हो, मैं एक एएसआई, दिल्ली पुलिस में एक एएसआई रैंक पर सीमा ढाका हूँ। 15 साल पहली फ़ोटो जो आपने देखी है उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि वो लड़की आज उन सभी सामाजिक बातों को तोड़कर या छोड़कर या ना मानते हुए कि लेडीज़ को कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए अपने कैरियर के लिए, उस चीज़ की परवाह ना करते हुए मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं सीमा ढाका दिल्ली पुलिस में एएसआई रैंक पे तैनात हूँ और अभी प्रेजेंट में समयपुर बादली थाने में पोस्टेड हूँ, और मैं शामली के पास भाजू गांव से बिलोंग करती हूँ। भाजू मेरे गांव का नाम है, शामली मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यूपी की मैं रहने वाली हूँ और यहाँ दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, दिल्ली पुलिस में नौकरी करती हूँ। मेरी कैरियर का जो 15 साल का सफ़र रहा है उसके बारे में मैं आपको जोश टॉक के माध्यम से मैं आपको बताने आई हूँ। हो सकता है मेरी लाइफ से आप कुछ सीख जाएँ, कुछ बातें मेरी आपको इंस्पायर कर जाएं। मेरे स्कूल, जो मेरी स्कूलिंग हुई वो मेरे गांव में ही हुई। हमारे गांव में एक लड़कियों का 12th तक स्कूल है, मैंने वहां से अपनी 12th कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के लिए लड़की का बाहर भेजना या बसों से किसी आसपास के शहर में भेजना 15 साल पहले एक बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था कि लड़की को हम कैसे अपने पढ़ने के लिए भेजेंगे। शायद यही समस्या मेरे मदर फादर के सामने भी थी कि लड़की है कैसे जाएगी, बसों में तो जाने का है ही नहीं कि माहौल कि इसको हम कॉलेज इसको रेगुलर करा सकते हैं। लेकिन मेरा पढ़ने का काफ़ी मन था। मैंने अपने पेरेंट्स से ये इच्छा शेयर की कि मुझे आगे पढ़ना है, लेकिन यही था कि बसों में लड़कों के साथ, और लड़की है कैसे एडजस्ट होगी, कैसे जाएगी, कुछ इसके साथ ऊंच नीच ना हो जाए आते जाते, यही चिंता उनको लगी रहती थी। इसलिए उन्होंने शुरू में मुझे मना किया कि हमें रेगुलर तुम्हें कॉलेज नहीं कराना है, जैसे गाँव की और लड़कियाँ प्राइवेट कॉलेज करती हैं तुम भी ऐसे ही करो, और ठीक है तुम अगर तुम्हें नौकरी मिल जाती है वो भी टीचर की तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगी तो तुम्हारी शादी कर देंगे। 15 साल पहले मेरे एरिया में यही सब होता था और यही लड़कियों को करना पड़ता था। लेकिन मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे नहीं आगे पढ़ना है और मुझे कॉलेज रेगुलर करना है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को मनाया कि हाँ मैं रेगुलर, मैंने एडमिशन लिया। तो मैंने 5 किलोमीटर साइकिल से अपना सफ़र सोचा कि मैं खेतों के रास्ते से अपने कॉलेज जाया करूँगी, और मैंने ऐसे ही किया। मैं साइकिल से अपना जो है कॉलेज जाती थी। उस एरिया में साइकिल चलाना उस टाइम लड़की के लिए बड़ा ही एक अजीब काम होता था। तो मैं जब साइकिल पे जाती थी तो आसपास के लोग ऐसे देखते थे कि ये लड़की होके साइकिल चला रही है या कॉलेज जा रही है, तो बड़ा ही उनको अजीब लगता था। मैं बड़ी ही डरी सहमी अपने वो पीरियड जो मेरा था कॉलेज का मैंने किया, रेगुलर किया। 3 साल का मेरा कॉलेज पीरियड था, मैंने कंटिन्यू किया। उसी 3 साल के कॉलेज पीरियड के दौरान एक वाकया हुआ जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मेरे कॉलेज से मेरी फ्रेंड सर्कल थी, ऐसे जिक्र कर रही थी आपस में कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं और हमें दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है। तब मैंने या मेरे घर वालों ने कहीं दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मुझे पुलिस ज्वाइन करनी है या मुझे पुलिस में जाना है या हमारी बच्ची पुलिस में जाएगी। लेकिन मैंने उनकी बात सुनी, 1-2 दिन तो अपने मन में उस बात को रखा कि हाँ ऐसे ऐसे लड़कियां जा रही हैं। फिर मैंने अपने घर पे जिक्र किया कि लड़कियां दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रही हैं या वो अप्लाई कर रही हैं, तो क्या मैं भी करूं। मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। घर वालों ने कहा कि नंबर तो तेरा आना नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी दुबली पतली हुआ करती थी, ज़्यादा फिजिकल वर्क की मुझे प्रैक्टिस भी नहीं थी, कि नंबर तो नहीं आएगा, कोई नहीं, तुम्हारी सहेलियाँ जा रही हैं तो तुम भी घूम आना, तुम भी अप्लाई कर दो। और मैंने अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा। फिर फिजिकल देने के लिए हम कॉलेज से 8 लड़कियाँ आई थी अपने कॉलेज से। 8 लड़कियों में से 8 के 8 हम जब घर जाके तैयारी करने लगे फिजिकल की, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये आया क्योंकि मुझे फिजिकल वर्क की प्रैक्टिस ही नहीं थी, क्योंकि उसके लिए रनिंग करना ज़रूरी था। रनिंग करने के लिए तो मतलब मैंने कभी रनिंग नहीं की थी, मेरे सामने ये चैलेंज था। फिर रनिंग करे कैसे, सूट सलवार पहन के मैं रनिंग कर पाऊँ, मुझे कंफर्ट नहीं लगता था।
तो एक चैलेंज मैंने तब फेस किया, लोअर टी शर्ट पहनकर उसी रोड पर दौड़ने लगी जिस रोड से कॉलेज जाती थी। फिर लोगों को अचानक ये लगा कि अभी साइकिल पे जा रही थी, अभी लोअर टी शर्ट में दौड़ रही है, तो एक अटपटा सा माहौल लगा। मेरे बारे में पता नहीं किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन कुछ बोलते तो नहीं थे मुझे देख के, लेकिन देखते अजीब तरीके से थे। फिज़िकल मैंने क्वालिफाई किया, मेरे कॉलेज में से 8 लड़कियों में से हमने 4 ने फिज़िकल क्वालिफाई किया। उसके बाद रिटन की तैयारी करनी थी, रिटन एग्ज़ाम जो होना था। तो मुझे लगा कि अड़ोस पड़ोस में, गांव में, सब जगह ये है कि लड़की बहुत मेहनत करती है, पढ़ती है, कॉलेज पढ़ने भी साइकिल से अकेली जाती है। अगर मैं रिटन में फ़ेल हो गई तो मेरे तो पढ़ाई का और 5 किलोमीटर साइकिल पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने घर पर ही रह के काफ़ी अच्छी तैयारी की और मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया। फिर फाइनल तक पहुंचते पहुंचते मेरे कॉलेज में से और किसी लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा अकेली लड़की का सिलेक्शन हुआ था। मैं बड़ी खुश थी कि हाँ, इतनी लड़कियों में से मेरा सिलेक्शन हुआ है तो कुछ तो है मेरे अंदर अलग इन सब से। और मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे। मेरे फादर ने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि हमने पुलिस में अपने एरिया से कोई लड़की ज्वाइन करते हुए नहीं देखा, किसी लड़की ने ज्वाइन किया हो तो हमें नहीं ज्वाइन कराना है। लेकिन मैंने प्यार से बड़े समझा बुझा के अपने फादर को, अपने घर वालों को, सभी को मनाया कि मुझे एक बार ज्वाइन कर लेने दो, मेरा बड़ा मन है। और बस अब मेरे सामने ये चैलेंज था कि मुझे दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना था और दिल्ली पुलिस में घुसना था। हर इंसान को अपने सपने के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। अगर आपको भूख लगी है तो खाना आपको खुद खाना पड़ता है, कोई दूसरा आपके मुंह में निवाला नहीं डालेगा। यही मेरे सामने था। मौके सबके सामने होते हैं, बस एक बार उनको देखना होता है कि इस मौके पे हमें काम करना है और हमें इस मौके पे सक्सेस मिल सकती है। वही मौके जो मेरी लाइफ में मुझे मिलते गए, मैं उनको सेलेक्ट करती गई और आगे बढ़ती चली गई। नतीजा आप लोगों के सामने है। 13 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी। 13 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद हमारी जो 1000 लड़कियां थी, हमारा जो सर्कल था सारा थानों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और अलग अलग थाने हम सभी लड़कियों को मिल गए। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, अब मैंने कोई फोर्स ज्वाइन की है। थानों में जाने के बाद मुझे पहली बार फील हुआ। एक लड़की को अपना कैरियर चूज करने के लिए ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन उसको एक माहौल परमिशन देता है, उसका आसपास का माहौल परमिशन देता है उसमें जाने की या नहीं जाने की, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वो पहली लड़ाई थी कि वो मेरा माहौल ऐसा नहीं था कि मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूं। दूसरा चैलेंज मेरी लाइफ में ये था कि मैं नौकरी में तो मैंने ले ली है, लेकिन इस नौकरी में अपनी एक अच्छी इमेज बनाना और सबके बीच में एडजस्ट होना, बीइंग ए फीमेल, मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज था। थाने में जब मैं गई तो मैंने देखा कि फीमेल को हमेशा वो हेल्प डेस्क वाली ही नौकरी दी जाती है कि आप फीमेल हैं तो आप जो भी आते हैं रिसेप्शनिस्ट की तरह आप उनको एंटरटेन करें या उनको गाइड करें कि आपको ये करना है, उधर जाना है, जो भी। लेकिन करती तो अच्छी थी, सभी लड़कियां हेल्प डेस्क की नौकरी करती थी, अच्छे से बैठती थी, लेकिन जेंट्स के माइंड में वही एक छवि बनी हुई थी फीमेल की कि अच्छा 10 बजे की ड्यूटी है, 11 बजे आएगी, 12 बजे चाय पिएगी, 1:30 बजे लंच करेगी, 4 बजे फिर चाय पिएगी और 5 बजे अपना झोला उठा के चली जाएगी। तो इस तरीके का माहौल जब मैंने थाने में देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि लेडीज़ मोस्टली कांस्टेबल रैंक पे भी ग्रेजुएट हैं सभी, और जो जेंट्स हैं उनकी भी इतनी ही पढ़ाई लिखाई है, उनके पास भी इतनी डिग्री हैं, इतने ही पढ़े लिखे हैं। तो ये फ़र्क क्यों कि वो हेल्प डेस्क की नौकरी करे? नौकरी तो वो अच्छी करती है, लेकिन उसको रिटर्न में जो आसपास के माहौल से मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता। तो क्यों ना उनके बराबर नौकरी करके देखा जाए, जो वो काम करते हैं क्यों ना हम करें और उनको भी बताएं कि जो आप कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं। ये आपकी थिंकिंग ठीक नहीं है कि झोला उठाएगी और चली जाएगी। फिर मैंने अपना रैंक, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल रैंक से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर काम इन्वेस्टिगेशन का ही होता है, कांस्टेबल का उसको आईओ को असिस्ट करने का काम होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने रैंक को अप करूं। मैंने 2014 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एक एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, मैंने उसको B1 का, जो B1 का एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मैं 2014 में मैं दिल्ली पुलिस में एज ए हेड कांस्टेबल सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद मेरे पास ये था कि मैं चाहूँ तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ मेल के बराबर। तो मैंने अपने जो मेरे कंसर्न एसएचओ थे उनको कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। उस टाइम हेड कांस्टेबल रैंक पे रहते हुए कोई भी फीमेल लेडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी किसी भी केस को। तो मेरा इंटरेस्ट देख के पहले तो उनको हंसी आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम सीखना चाहती हो काम तो सीख लो, डे एमरजेंसी हम तुम्हारी रोज़ लगा दिया करेंगे। डे एमरजेंसी मतलब जो 100 नंबर की कॉल थाने में रिसीव होती हैं उन पर टर्न बाय टर्न आईओ अपॉइंट होते हैं, ऐसे हम आपको उसको आप करके देख लो, आप काम सीख लो।
लो, मेरे साथ एक कांस्टेबल को लगा दिया। मैंने इन्वेस्टिगेशन सीखना शुरू कर दिया। तो जैसे ही कॉल आती थी और मैं कॉल पे पहुंचती थी, मतलब मैं एरिया में जाती थी जहाँ पे जो भी इंसिडेंट होता था कंप्लेनेंट के पास पहुंचती थी। तो पीसीआर वाला हुआ स्टाफ, क्राइम वाला स्टाफ हुआ, या मैं जिसको भी कॉल करती थी, सर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आईओ बोल रही हूँ, फला कॉल मेरे पास आई है, आप यहाँ आ जाइए। तो वो मुझे वहाँ देखकर, एरिया में देखकर ऐसे ही मुझे फील होता था जैसे ये उसी तरह देख रहे होते हैं जैसे मैं लोअर टी शर्ट पहन के अपने गांव में रोड पे दौड़ा करती थी। उनको वो उस टाइम लोग जैसे मुझे देखते थे, वही फीलिंग मुझे यहाँ नहीं लग गई दिल्ली पुलिस में, क्योंकि मैं पहली ऐसी हेड कांस्टेबल रैंक पे रहते हुए लेडी हेड कांस्टेबल थी कि मैं इन्वेस्टिगेशन करती थी। तो मुझे वही फीलिंग आती थी उन पुलिस वालों से जो मुझे अपने गांव में रहते हुए आती थी। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं एक लड़की थी इसलिए मेरे गांव के लोग जब मैं लोअर टी शर्ट में दौड़ती थी तो ऐसे देखते थे, या मैं जब यहाँ इमरजेंसी करती थी दिल्ली पुलिस में तो स्टाफ मुझे ऐसे देखता था। आप मेल फीमेल जेंडर मायने नहीं रखता है, आप कुछ भी हो, लेकिन अपने दायरे से हटकर अगर आप कोई काम करोगे तो आपके आसपास के लोग आपको देखेंगे ही, सोचेंगे कि बस ठीक है, यही रहो, यही दायरा है, यही तक करो। हेड कांस्टेबल में बन गई, मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली और एक अच्छी इमेज आसपास के थानों तक मतलब पहुंच गई कि फला थाने में एक हेड कांस्टेबल सीमा ढाका है जो इमरजेंसी करती है, इन्वेस्टिगेशन अच्छी करती है। और मेरा इंटरेस्ट भी था इन्वेस्टिगेशन करने में, मुझे बड़ा मज़ा आता था उस काम को करने में कि कोई भी केस मेरे पास आ जाता था तो मैं उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती थी। मेरे सीनियर को भी अच्छा लगता था कि मैं एक हेड कांस्टेबल रैंक पे रहते हुए अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर लेती हूँ। अब अगर आप लंबी सोचते हो, आगे तक की सोचते हो कि मुझे तो ये करना है वो करना है, आप आगे बढ़ो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। आपके सामने जो मौके आ रहे हैं उनको उस पे सीढ़ियों पे चढ़ते रहो, एक के बाद एक। शायद मेरी लाइफ में भी यही हुआ है, जो नज़दीकी मुझे मौका मिला है मैंने उसी को सेलेक्ट किया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं सोचे हैं कि हाँ ठीक है, मैं जिस गाँव से आई हूँ, जिस माहौल से आई हूँ, इस रैंक पे भी मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ। हो सकता है ऐसे एरिया से आईपीएस भी निकलेंगे, सभी निकलेंगे और निकले भी होंगे, लेकिन मुझे उस टाइम इतने ना ही मेरे पास ऑप्शन थे, ना ही मुझे ज़्यादा नॉलेज थी, लेकिन मैं जो कर पाई हूँ, जहाँ तक आई हूँ, उसमें भी मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि बेशक छोटा ही रैंक सही, लेकिन मेरे इरादे अच्छे हैं या मैं काम करने की मेरे अंदर जज्बा है। मैं जहाँ भी हूँ छोटे रैंक पे भी हूँ, लेकिन मौके तो इसमें भी हैं, इसमें भी रह के आप कुछ अच्छा कर सकते हो, यही मैंने किया है। अभी जो आपने स्क्रीन पे मेरा फोटो देखा, ये मेरे आउट ऑफ 10 प्रमोशन की स्टोरी है जो मैंने 2020 में अचीव किया था। अचीव कैसे किया था कि मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया था, क्योंकि मैंने 75 डेज में 76 किडनैपिंग बच्चों को जो है रेस्क्यू किया था, ट्रेस किया था और उनकी फैमिली के हैंडओवर किया था। मेरे साथ भी यही हुआ। जैसे ही 2020 में हमारे माननीय सीपी साहब ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक पे रहते हुए 1 साल में 50 किडनैपिंग बच्चों को ट्रेस करेगा, उनको आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया जाएगा। जैसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर आया, हमारे जो थाने का ग्रुप था उस पर आया, मैंने देखा, मुझे बड़ा मन हुआ कि ये अच्छी इन्वेस्टिगेशन मैं कर सकती हूँ और एक बहुत अच्छा काम है। किसी के किडनैप बच्चे अगर उसकी फैमिली से मिल जाए तो इससे अच्छा बढ़िया चीज़ और कीमती उपहार मैं नहीं मानती कि लाइफ में किसी का है, अगर किसी के खोए हुए बच्चे मिल जाए। तो मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया कि सर मैं ये करना चाहती हूँ। शुरू में तो मेरे एसएचओ एसीपी दोनों ही हंसने लगे कि तुम कर पाओगे, क्योंकि नहीं सर मैं कर पाऊंगी। बोले नहीं, हम मोलेस्टेशन की बहुत सारी पेंडिंग केस फाइल है, उनको कौन करेगा। मैंने कहा कि सर मैं वो भी कर लूँगी और मैं ये भी कर लूँगी, मैं दोनों कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे ये करना है। मुझे ऐसा ना हो कि ये मुझे मना कर दे कि आप किसी दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट करें, आप ये नहीं कर सकते हो। तो हुआ ऐसे ही। मैं शुरू में 1-2 स्टाफ मेरे साथ, मेरे एसएचओ ने अपॉइंट किया कि आप एक टीम बनाओ और इस तरीके से इनको बच्चों को ढूंढो। तो मेरे अंदर इतनी लगन थी, इतना मुझे काम करना कि मुझे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाना है अपने सीनियर को कि हाँ मैंने कुछ काम किया है। घर भी जाने का मेरा मन नहीं होता था जब मैंने ये स्टैंडिंग ऑर्डर पे काम करना शुरू किया। मेरे साथ जो कांस्टेबल उन्होंने लगाए थे तो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे था। तो वो वही कहते थे एसएचओ को कि सर मैडम तो पागल हो गई हैं, सुबह सुबह आ जाती हैं, रात को 2-2 बजे तक लगी रहती हैं। एक दिन जाके अगले दिन मेरे साथ कोई जाता नहीं था कि सर मैं नहीं जाऊँगा, आज किसी और को भेज दीजिए। मैडम तो सुबह निकलती हैं और शाम तक वो घूमती रहती हैं एरिया में, कभी वहाँ कभी वहाँ। ऐसे ही हुआ। मैं जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया, जल्दी ही मेरे डीसीपी उस टाइम थे, उन तक मेरे गुड वर्क जैसे जाने लगे कि हाँ लड़की अच्छा कर रही है। उन्होंने भी अपने ट्विटर पे शेयर करना शुरू किया। मेरी फैमिली में से भी शुरू में तो हस्बैंड ने भी कहा कि क्या काम तुमने चूज़ कर लिया है, फैमिली को टाइम नहीं है, बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे हो। शुरू के 5-4 दिन इन्होंने मुझसे बात ही नहीं की कि क्या किस किस काम में घुस गए हो, क्या कर रहे हो। लेकिन जब मेरा
ट्विटर पे नाम होने लगा, डीसीपी और मेरे सभी सीनियर उसको शेयर करने लगे, तो इनको भी लगा कि अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैंने शुरू में सोच लिया था कि अगर 2-4 महीने में ये काम करूँगी, हस्बैंड बोलेंगे भी नहीं तो मैं बिना बोले भी काम चला लूँगी, लेकिन मैं ये काम बीच में नहीं छोड़ूंगी। मेरा मन इतना ज़्यादा था इस काम को करने के लिए। जैसे ही 10-15 दिन बाद मेरा अच्छा रिजल्ट आया कि कई सारे बच्चे मैंने रेस्क्यू किए, न्यूज़पेपर में आने लगे, तो फिर फैमिली मेंबर भी खुश हो गए, उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया। कई बार तो हस्बैंड को लेके मैं रात को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी तो अपने हस्बैंड को ही घर से लेके कि चलो मेरे साथ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, तो हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया है। हुआ ऐसे ही, मैं जिस टाइम मैं ये काम कर रही थी, चैलेंज फिर भी आने थे काम में, ऐसे नहीं था कि ये बहुत इजी था और मैं अकेली लगी हुई थी काम करने के लिए। कहीं कंपटीशन नहीं था या मुझे कहीं प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्राइम से 2 लड़के इसी टास्क में लगे हुए थे। जैसे ही उनको पता चला कि सीमा ढाका ने बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है, तो किसी ना किसी केस में जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उनको भी मिल जाती थी, और बीच में 1-2 बार हमारा आमना सामना हो जाना किसी केस को लेके, तो थोड़ी कभी गर्मा गर्मी हुई कि कैसे क्या करना है। आप मैडम आप पहले पहुंच जाते हो, ये कर लेते हो। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी और बीच में आके उन्होंने उस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। तब मुझे बड़ा बुरा लगा। तो वो यही मतलब उनको लगा कि फीमेल है और ऐसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि आप सोच रहे हो कि मैं फीमेल हूँ, आपने इसलिए थोड़ा सा फ़ायदा उठाया और उसकी ट्रेसिंग आपने अपनी तरफ से लिखा दी, तो ये अच्छी बात नहीं है। तब मैंने उनको चैलेंज किया कि तुम 2 खागड़ लग रहे हो और मैं अकेली लग रही हूँ, लेकिन तुमसे पहले टास्क कंप्लीट करके दिखाऊंगी। फिर मेरे अंदर एक और जुनून पैदा हो गया इस काम को करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। मेल फीमेल में मैं फर्स्ट थी जिसने ये स्टैंडिंग ऑर्डर में OTP लिया था। मैंने 75 डेज में 76 किडनैपिंग बच्चों को रेस्क्यू किया। अब तक इतना रिकॉर्ड किसी का नहीं है दिल्ली पुलिस में। और अब तो हालात ये हैं कि आसपास के एरिया से भी यूट्यूब पे मेरे बारे में पेरेंट्स देखते हैं जिनके बच्चे गुम हो जाते हैं, और वो समय पुरबादली थाने में आकर मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सीमा ढाका कहाँ मिलेंगी। तब वो आते हैं, इतनी उम्मीदें लेके मेरे पास आते हैं, तो मेरा मन करता है कि ये इतनी उम्मीद लेके मेरे पास आए हैं तो मुझे इनको निराश नहीं करना चाहिए, और मैं उनके बच्चों को ढूंढने में उनकी हेल्प करती हूँ। कई बच्चों को मैं ढूंढ चुकी हूँ। अभी तक करीब मैंने 150 बच्चों को ढूंढ लिया है। मेरे थाने में और भी स्टाफ है जो इंटरेस्ट ले रहा है। दिल्ली पुलिस की बहुत सारी फीमेल हैं। वही हुआ, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में चाहे वो कॉलेज जाना हो या दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना हो या दिल्ली पुलिस ज्वाइन करके इस टारगेट को करना हो, मैंने अपना पहल की है। और इस पहल पे कॉलेज में भी, आज मेरे उसी कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं जो साइकिल से उसी रोड पे कॉलेज जाती हैं। मेरी एरिया से दिल्ली पुलिस ज्वाइन, बहुत सी लड़कियां हैं जो दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर रही हैं। और मेरे बाद जब मैंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया था मिसिंग चिल्ड्रन वाला, इसके बाद से भी फीमेल ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। दिल्ली पुलिस की बहुत सारी लेडीज़ हैं जो किडनैपिंग केसेस पे काम कर रही हैं। आप अखबारों में उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे देखकर लड़कियां काम कर रही हैं दिल्ली पुलिस में या बच्चों को रेस्क्यू कर रही हैं। एक वो खुद भी फीमेल होकर अपने आप को साबित कर रही हैं, दूसरा उन पेरेंट्स के बच्चों को भी मिलवा रही हैं अपनी फैमिली से। एक बहुत अच्छा नेक काम उनके हाथों से हो रहा है। दिल्ली पुलिस की अच्छी छवि बन रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देखकर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपने मेरी 20 से 25 मिनट की स्टोरी सुनी है। अब अगली स्टोरी आपकी है। आप मेल हो फीमेल हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने मेरी स्टोरी से क्या सीखा, या मेरी जो बातें मैंने आपसे शेयर की उनसे कुछ भी सीख लिया और आप जीवन में कुछ भी बन गए, आप खुद सशक्त हो गए या आपने दूसरे को सशक्त करने की कोशिश की, तो ये सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट होती है। और सबको अपने आसपास का पॉजिटिव माहौल रखते हुए, सब मना करेंगे कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, लेकिन सबको मनाना है और सबको अच्छा रिजल्ट देना है, तभी आप एक उदाहरण सेट कर सकते हैं अपने समाज में। Melinda Gates once said, "A woman with a voice is by definition a strong woman." To all the strong women who dare to share their stories, we salute you. Over 60% of the shop floor workforce in Big Cellos factories are women. We believe in empowering women to challenge gender stereotypes and carve their future on their own terms. This International Women's Day, Big Cello celebrates the power of those who dare to break the norm.